हेलो एवरीवन, मैं आज आपके सामने बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक लेकर के आई हूँ। आपने बोर्ड पे देखा होगा, टॉपिक है लिव इन रिलेशनशिप को लेकर के। फर्स्ट टाइम आपने देखा होगा उत्तराखंड में फर्स्ट टाइम विधानसभा के अंदर ये बिल प्रेजेंट हुआ है। लिव इन रिलेशनशिप आप सब लोगों को पता होगा, सुप्रीम कोर्ट ने अलाउ की है लिव इन रिलेशनशिप। लिव इन रिलेशनशिप को लेकर के कुछ लॉज हैं जो बनने चाहिए, उसको लेकर के विधानसभा के अंदर ये प्रस्ताव रखा गया है, बिल पेश किया गया है उत्तराखंड के अंदर। फर्स्ट टाइम आफ्टर इंडिपेंडेंस है। इसी को लेकर के यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर के भी बिल प्रेजेंट किया गया है कि सबके लिए सेम लॉज होना चाहिए। मैं अपना इंट्रोडक्शन दे देती हूँ। मैं एडवोकेट अंशिता जैन समत्व लीगल इंस्टीट्यूट से बात कर रही हूँ। समत्व लीगल इंस्टीट्यूट ऑल स्टेट जुडिशरी की प्रिपरेशन करवाता है, प्री मेंस एंड इंटरव्यू तीनों की प्रिपरेशन करवाता है। अगर आप किसी भी स्टेट की जुडिशरी की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप हमारे इंस्टीट्यूट पे कांटेक्ट कर सकते हैं और हमसे पूछ सकते हैं, ठीक है। इसके लिए आगे चलते हैं। आप देख रहे होंगे बिल प्रेजेंट हुआ है उत्तराखंड के अंदर, विधानसभा के अंदर ये बिल प्रेजेंट हुआ है। इसके अंदर लिव इन रिलेशनशिप को लेकर के मेन हाईलाइटेड लॉज किए गए हैं कि लिव इन रिलेशनशिप के कुछ लॉज में रूल्स कैसे होने चाहिए। अगर लिव इन रिलेशनशिप में कोई भी कॉन्ट्रावेंशन होता है तो उसको लेकर के रूल्स क्या हैं, इसको लेकर के आज हम इन डिटेल्ड पढ़ेंगे। यूनिफॉर्म सिविल कोड भी है जिसके अंदर बोला गया है कि कुछ लॉज होने चाहिए जिसके अंदर सारे लॉज इक्वल होने चाहिए। तो हम स्टार्ट करते हैं इस बिल को। इस बिल के बारे में हम इन डिटेल्ड पूरा समझेंगे कि ये उत्तराखंड में बिल पेश हुआ है तो इसके अंदर बिल्स में क्या क्या दे रखा है, और आज हम इन सारी चीज़ों को एक्सप्लेन करेंगे। तो विदाउट एनी डिले हम लोग चलते हैं बिल की तरफ कि हमारा उत्तराखंड के अंदर जो बिल पेश किया गया है वो क्या बोलता है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको हेडलाइन दिख रही होगी कि बिल प्रेजेंट हुआ है उत्तराखंड के अंदर। उसके बाद में आपको ये दिख रहा होगा कि लिव इन रिलेशनशिप रजिस्ट्रेशन 1 मंथ में होना चाहिए। भैया बोल दिया गया है कि 1 महीने के अंदर अगर आप लिव इन में रह रहे हैं तो आपका रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। अगर आप रजिस्टर्ड नहीं करवाते हैं तो वायलेशन होगा और उसको लेकर के आपको पनिशमेंट्स मिलेंगी। इसको लेकर के भी देख लेते हैं कि पनिशमेंट्स क्या मिलेंगी, ठीक है। ये मैंने लिखा है पनिशमेंट्स को लेकर के। उसके बारे में लिव इन रिलेशनशिप में 1 महीने का रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा तो ही भैया आप लिव इन में रह सकते हैं, वरना नहीं रह सकते, ठीक है। आगे की तरफ चलते हैं। तो ये जो बिल है, ये बिल ने एग्जेम्प्ट किया है शेड्यूल ट्राइब्स को। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये बिल एग्जेम्प्ट कर रहा है। किसको कर रहा है? शेड्यूल ट्राइब्स को एग्जेम्प्ट कर रहा है, ठीक है। उसके बाद ये बिल जो है वो किस पे अप्लाई होगा? तो ये बिल जो अप्लाई होगा वो सारे रिलीजन्स, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ रिलीजन्स, किसी भी रिलीजन का कोई भी पर्सन हो, सब पे ये अप्लाई होगा। इस बिल के अंदर किन किन चीज़ों को लेकर के बात की गई है, किन किन सब्जेक्ट्स को लेकर के बात की गई है वो देखते हैं। तो इस बिल के अंदर मैरिज, डाइवोर्स, लैंड, प्रॉपर्टीज एंड विल, इन सारी चीज़ों को लेकर के बात की गई है। वापस पढ़ देती हूँ। मैरिज, डाइवोर्स, लैंड, प्रॉपर्टी और विल, ये बहुत अहम सब्जेक्ट्स हैं, बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स हैं जिनको लेकर के डिस्कस होना चाहिए, क्योंकि पर्सनल लॉज में मैरिज और डाइवोर्स के ग्राउंड्स जो हैं वो सब जगह अलग अलग दे रखे हैं। तो इसको लेकर के यूसीसी में ज़्यादा ध्यान दिया गया है कि यूसीसी इनके लिए ज़रूर सेम होना चाहिए। तो इनको लेकर के बात की गई है कि इनको लेकर के सेम लॉज होने चाहिए। ये बिल अगर इन्फोर्स होता है तो ये कोड बन जाएगा, ठीक है। तो ये बिल जो है वो विधानसभा में पेश है, इसको लेकर के बात चल रही है, ठीक है। ये दो मैंने आपको चीज़ें बता दी थी। उसके बाद में मैरिज को लेकर के, अगर आप मैरिज को लेकर के बात की गई है कि अगर आप लिव इन में रहते हैं, ठीक है, या आप सेपरेशन में रहते हैं तो आपका 1 महीने के अंदर अंदर रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। ये बहुत ज़्यादा कंपलसरी है कि 1 महीने का रजिस्ट्रेशन होना ही चाहिए। उसके बाद में अगर वाइफ में से कोई भी जिंदा है, स्पाउस में, कपल में कोई भी जिंदा है, या तो हस्बैंड जिंदा है या वाइफ जिंदा है, तो वो दूसरी शादी नहीं कर सकते। इसका भी प्रस्ताव रखा गया है बिल में। ये भी चीज बोली गई है कि अगर दोनों में से कोई भी जिंदा है तो दूसरी शादी नहीं होगी। इसके लिए लिव इन में आपका कोई भी बच्चा बॉर्न होता है, चिल्ड्रन बॉर्न होता है लिव इन रिलेशनशिप में, अगर आप स्टे कर रहे हैं तो उसको लेकर के कोई रूल्स नहीं थे। बस ये था कि लिव इन अलाउड है। बट लिव इन में बहुत सारे ऐसे ग्राउंड्स हैं जो कि आ जाते हैं बीच बीच में।
तो इसको लेकर के एक ग्राउंड ये भी रखा गया है कि अगर कोई भी बच्चा पैदा होता है लिव इन के दौरान तो वो लेजिटिमेट चाइल्ड माना जाएगा। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। ये लेजिटिमेट चाइल्ड बोला है, इसका मतलब ये है कि उसको सारी चीज़ें मिलेंगी, सारे राइट्स मिलेंगे जो एक लेजिटिमेट चाइल्ड को मिलते हैं। प्रॉपर्टी के राइट्स और दूसरे राइट्स जितने भी होते हैं सारे राइट्स मिलेंगे, और उसे सक्सेसर भी बोला जाएगा। अगर आप लेजिटिमेट मान रहे हो मतलब आप उसे सारे राइट्स खो दोगे। जो चाइल्ड है जो आफ्टर मैरिज बर्थ होता है उसे मिलते हैं वही सारे राइट्स आपको मिलेंगे लेजिटिमेट चाइल्ड को, अगर वो लिव इन में बर्थ होता है उसका। तो ठीक है, ये बिल है जिसको लेकर के मैंने इंट्रोडक्शन दिया है, ये इंट्रोडक्शन है। अब इस बिल के अंदर वेरियस टॉपिक्स के अंदर वेरियस चीज़ें डिस्कस हुई हैं जो कि आपको जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। यू नीड टू नो कि इसके अंदर हमारे कौन कौन से ऐसे और भी टॉपिक्स हैं जो डिस्कस हुए हैं। तो फर्स्ट टॉपिक हम लेते हैं जिसके बारे में डिस्कस हुआ है कि सबसे पहले ये बिल किन किन पर इन्फोर्स्ड होगा। ये आपके बारे में बहुत ज़्यादा आपको जानना ज़रूरी है कि ये जो बिल है ये किन किन पर इन्फोर्स्ड होगा। तो ये जो बिल है वो इन्फोर्स्ड होगा परमानेंट रेसिडेंट पे, डोमिसाइल पे जो कि पॉलिसीज होल्डर हैं उन पे, स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट जो ऑफिसर्स हैं जो कि उस स्टेट के अंदर एम्प्लॉयड हैं उनके ऊपर बिल ये अप्लाई होगा, और पर्सन्स जो है वो 1 साल से अगर उस स्टेट में रह रहे हैं तो उनके ऊपर ये बिल अप्लाई होगा। ठीक है, एक बार मैं वापस पढ़ देती हूँ कि ये बिल किन किन पे अप्लाई होगा। ये स्टेट बिल है तो स्टेट के पर्सन्स पे अप्लाई होगा, और मैं पढ़ देती हूँ किन किन पर अप्लाई होगा। जो वहाँ के परमानेंट रेसिडेंट हैं, जो डोमिसाइल होल्डर हैं, जो पॉलिसीज होल्डर हैं वहाँ पर, उसके बाद में स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफिसर्स जो कि उस स्टेट के अंदर एम्प्लॉयड हैं, जो रह रहे हैं वहाँ पे काम कर रहे हैं। उसके बाद में पर्सन्स लिविंग फॉर 1 ईयर विद इन द स्टेट, जो पर्सन 1 साल से वहाँ रह रहा है उस स्टेट के अंदर, उन पे भी ये बिल अप्लाई होगा। उसके बाद में मैरिज के रजिस्ट्रेशन के लिए कुछ रूल्स बनाए हैं कि मैरिज के रजिस्ट्रेशन के लिए आप लोगों को क्या करना है। तो मैरिज के रजिस्ट्रेशन के लिए रजिस्ट्रेशन फॉर ऑल द मैरिजेस आर कंपलसरी हो सका है। बहुत सारे लोग शादी कर लेते हैं बट रजिस्ट्रेशन नहीं करवाते हैं, तो रजिस्ट्रेशन सबको करवाना चाहिए शादी के बाद में। तो रजिस्ट्रेशन मैरिज का कंपलसरी कर दिया गया है कि आपने शादी पहले की हो इस लॉ के पहले, या मतलब इस बिल के पहले या फिर इस बिल के बाद, पर आपको रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा। जिन्होंने भी रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया उनके लिए कंपलसरी रजिस्ट्रेशन बिल हुआ है। उसके बाद में जो मिनिमम एज थी वो मेल्स की तो 21 ही है और फीमेल की 18 ईयर्स है, इसमें कोई चेंज नहीं हुआ है। ठीक है, उसके बाद में अगर आपने रजिस्ट्रेशन नहीं कराया और किसी ने कंप्लेंट करी कि आपने रजिस्ट्रेशन नहीं कराया, कंप्लेंट करने के बाद आपको नोटिस रिलीज हुआ कि भैया आपने रजिस्ट्रेशन नहीं कराया, आप रजिस्ट्रेशन करवा लो। उसके बाद भी आप विद इन 1 मंथ अगर रजिस्ट्रेशन नहीं करवाते हो तो आपको फाइन होगा, और फाइन है 25,000 रुपीज़। ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ये बिल में रखा गया है कि फाइन, इसके पहले फाइन को लेकर के कोई भी बात नहीं की गई थी, रजिस्ट्रेशन को लेकर के भी कोई बात नहीं कही गई थी, बट ये फाइन को लेकर के रखा है कि अगर आप नहीं रजिस्ट्रेशन करवाते हैं तो फाइन लगेगा 25,000 रुपीज़। ये चीज़ सेम अप्लाई फॉर मुस्लिम रिलीजन, ये मुस्लिम रिलीजन्स पे भी सेम अप्लाई होंगी। ये सारी चीज़ें जो हैं मैरिज रजिस्ट्रेशन को लेकर के वो सारी चीज़ें मुस्लिम कम्युनिटी पे भी अप्लाई होगी। ठीक है, उसके बाद में आपने ये सबसे पहले देखा कि ये जो यूसीसी है ये किस पे अप्लाई होगा, किन किन पर इन्फोर्स होगा। तो ये भैया इतने लोग हैं इन पे अप्लाई होगा। उसके बाद में ये मैरिज रजिस्ट्रेशन है, तो मैरिज रजिस्ट्रेशन में आपको रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा, और अगर आपने नहीं करवाया और आपको अगर नोटिस रिलीज होता है और 1 महीने के अंदर आपने नहीं करवाया तो आपको 25,000 का जुर्माना है। ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये हमने 2 चीज़ें देखी इस बिल के अंदर। अब हम तीसरी चीज़ देखते हैं कि अगर आप सेपरेशन कर रहे हैं तो सेपरेशन का ग्राउंड क्या है। सेपरेशन का ग्राउंड ये है कि आपकी शादी को 1 साल हो चुका है, 1 साल के बाद आप म्यूचुअली अगर डाइवोर्स लेना चाहते हैं तो आप भैया ले सकते हैं। ठीक है, सेपरेट हो सकते हैं। 1 साल ज़रूरी है कि मस्ट होना चाहिए, 1 साल पास होना चाहिए। उसके बाद में अगर आप 1 साल के अंदर अंदर कर लेते हैं या किसी भी चीज़ का कॉन्ट्रावेंशन करते हैं तो 50,000 जुर्माना प्लस 6 महीने की जेल आपको होगी अगर आप इसका कॉन्ट्रावेंशन करते हैं तो।
इसमें हलाला केस जो है ये मुस्लिम कम्युनिटीज़ को लेकर के है। मुस्लिम कम्युनिटीज़ में हलाला मैरिजेस होती हैं, हलाला केसेस होते हैं। तो हलाला केस में अगर आप किसी भी चीज़ का कॉन्ट्रावेंशन करते हैं, इन ग्राउंड्स का कॉन्ट्रावेंशन करते हैं, तो 3 साल की सज़ा प्लस 1 लाख जुर्माना, इससे आप पनिशेबल होंगे। और ये जो ऑफेंस होगा वो कौन सा होगा? कॉग्निजेबल ऑफेंस होगा। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, लिख लीजिए आप लोग, कहीं भी पूछा जा सकता है इस बिल के रिगार्डिंग, कहीं भी पूछा जा सकता है, ऐसे राइटिंग में आ सकता है और दूसरे मतलब अलग अलग स्टेट जुडिशरीज में क्वेश्चंस बना करके आ सकता है। बहुत सारी चीज़ों में पूछा जा सकता है कि मेन तो ये ऐसे राइटिंग आर्टिकल राइटिंग्स में आता है, तो ये आर्टिकल राइटिंग्स में आ सकता है कि इस बिल को लेकर के, क्योंकि आफ्टर इंडिपेंडेंस ऐसा फर्स्ट जो है बिल है वो पेश हुआ है। लिव इन रिलेशनशिप को लेकर के फर्स्ट टाइम ऐसे कुछ रूल्स आए हैं और इन सारी चीज़ों को लेकर के फर्स्ट टाइम ऐसा कुछ डिस्कशन हुआ है। तो हलाला केस में भी इम्प्रीजमेंट है, 3 years इम्प्रीजमेंट प्लस 1 लाख रुपीज़ फाइन। और मैंने आपको बता दिया सेपरेशन के ग्राउंड में म्यूचुअल आप ले सकते हैं 1 साल के बाद में, और अगर कॉन्ट्रावेंशन करते हैं तो 50 लाख का जुर्माना पर 6 लाख रुपये फाइन, वो 6 मंथ का फाइन, 6 महीने की जेल। ठीक है, ये ग्राउंड्स ऑफ सेपरेशन हुआ है। अब हम चलते हैं मेन लिव इन रिलेशनशिप को लेकर के रूल्स क्या निकाले हैं। इस बिल में लिव इन रिलेशनशिप को लेकर के रूल्स निकाले हैं। देखते हैं लिव इन रिलेशनशिप को लेकर के रूल्स क्या हैं। लिव इन रिलेशनशिप को लेकर के हैं, रजिस्ट्रेशन जो है वो कंपलसरी करवाना होगा। पर्टिकुलर जो फॉर्मेट है उसी फॉर्मेट में आपको रजिस्ट्रेशन कंपलसरी है, रजिस्ट्रेशन करवाना होगा। एक पर्टिकुलर फॉर्मेट होता है, इसी फॉर्मेट में आप रजिस्ट्रेशन करवाइए। अगर आपने नहीं करवाया है तो वही आप वापस से पनिशेबल होंगे। इसमें रजिस्ट्रेशन कौन करवा सकते हैं? तो ये ज़रूरी नहीं है कि आप वहाँ के रेसिडेंट हो या ना हो, आप हो या ना हो आपको रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा, वेदर रेसिडेंट और नॉट। कंपलसरी नहीं है कि आप रेसिडेंट हो या ना हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, आपको करवाना पड़ेगा। उसके बाद में रजिस्ट्रेशन कौन कौन करवाएगा? तो रजिस्ट्रेशन इस रूल में, आफ्टर दिस रूल तो जो लोग जिन्होंने नहीं करवाया है वो करवाएंगे, बट इसके पहले जो लोग लिव इन में रह रहे थे या ऑलरेडी मैरिड थे, जिन्होंने लिव इन में रह करके ना रजिस्ट्रेशन करवाया था ना कुछ करवाया था, और जो पहले से शादीशुदा थे वो लोग रजिस्ट्रेशन करवाएंगे इस रूल के बाद में। उनके लिए भी ये मस्ट करा है, पुराने लोग भी इस रूल से नहीं बच सकते, उन्हें भी करवाना पड़ेगा। और इसके बाद का जो ग्राउंड है ये आप लोगों को सुन करके हंसी आएगी थोड़ी सी, ठीक है, क्योंकि ये जो ग्राउंड है ये हर बैचलर के लिए बोलूँ मैं या सारे स्टूडेंट्स के लिए थोड़ा सा फ़नी वे में लगेगा कि आप अगर ये लिव इन में रह रहे हैं तो आपको वापस से, जैसे हम पहले करते थे ना स्कूल में कि हम डरते थे, पेरेंट्स टीचर मीटिंग में पेरेंट्स को इन्फॉर्म करना रहता था हमें हर चीज़, हम एक डायरी में सर्कुलर में नोट लिखते थे और हम डायरी सर्कुलर में बोलते थे कि पेरेंट्स को दिखा के लाना, उनकी साइन करवा करके लेके आना। तो वैसे करके तो अभी भी इस रूल के अंदर ये चीज़ मस्ट की गई है कि अगर आप लिव इन में रह रहे हैं तो आपको पेरेंट्स को इन्फॉर्म करना पड़ेगा, ये मस्ट है और ये ग्राउंड आपको फुलफिल करना पड़ेगा। अगर आपने अपने पेरेंट्स को इन्फॉर्म नहीं किया तो आपको पनिश्ड हो सकते हैं, आपको पनिशमेंट मिल सकती है। ये रूल भी इसके अंदर इंक्लूड किया है, इम्पॉर्टेंट है, ये भी लिखना पड़ेगा। उसके बाद में चाइल्ड जो है, मैंने बताया था आपको, ऊपर यहाँ पे लिख रहा होगा आपको कि चाइल्ड जो है अगर उसका बर्थ होता है लिव इन के अंदर तो वो लेजिटिमेट चाइल्ड माना गया है। यही यहाँ पर है कि अगर ये चाइल्ड जो है वो बॉर्न होगा तो वो लेजिटिमेट माना जाएगा। उसके बाद में उसको सक्सेसर माना जाएगा दोनों की प्रॉपर्टीज़ को। मतलब कपल में अगर दोनों हस्बैंड और वाइफ, मतलब दोनों जो पार्टनर हैं लिव इन में, हस्बैंड वाइफ तो नहीं सॉरी, पार्टनर्स हैं अगर लिव इन में, तो उनका जो चाइल्ड होगा वो लेजिटिमेट माना जाएगा और वो सक्सेसर दोनों की प्रॉपर्टी का माना जाएगा। मतलब दोनों पार्टनर्स की प्रॉपर्टी पे उसका बराबर का राइट होगा, ठीक है।
ये इम्पॉर्टेंट है, ये भी लिखना है। उसके बाद में ये बोला है कि अगर आप 1 महीने के बाद में रजिस्ट्रेशन करवाते हैं तो आपको पनिशमेंट मिलेगी, और पनिशमेंट है 3 years इम्प्रीजमेंट और 10,000 फाइन और बोथ। इम्पॉर्टेंट है, पनिशमेंट्स मिल रही हैं। अगर आप लिव इन में रह करके ये रूल्स फॉलो नहीं करते हैं, 1 महीने बाद रजिस्ट्रेशन करवाते हैं, तो 3 साल की सज़ा और 10,000 जुर्माने से या फिर दोनों से आपको दंडित किया जा सकता है। इम्पॉर्टेंट है, लिव इन को लेकर के रूल्स अब जो हैं वो थोड़े स्ट्रिक्ट हो गए हैं और उनको लेकर के अब पनिशमेंट्स भी बना दी गई हैं। इसके अलावा लास्ट में लिव इन को लेकर के रूल है कि अगर आप फॉल्स फैक्ट्स रखते हैं या इन्फॉर्मेशन रखते हैं सामने जहां आप रजिस्ट्रेशन करवा रहे हैं, अगर वहां पे फॉल्स फैक्ट्स रखते हैं या इन्फॉर्मेशन रखते हैं तो भी आपको पनिशमेंट होगी, और पनिशमेंट है 3 months इम्प्रीजमेंट प्लस 25,000 रुपीज़ फाइन। अगर आप फॉल्स फैक्ट्स रखते हैं या इन्फॉर्मेशन बताते हैं, गलत इन्फॉर्मेशन देते हैं, तो भी आपको पनिशमेंट मिलेंगे। ये पनिशमेंट भी इम्पॉर्टेंट है। ये सारी चीज़ें जो हैं वो लिव इन रिलेशनशिप रूल्स के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ये नए रूल्स हैं जो बिल्स में रखे गए हैं, ठीक है, लिख लीजिएगा। आर्टिकल राइटिंग में पूछा जा सकता है। की नोट्स बता दिए सारे के सारे मैंने, इसको आप प्रॉपर अगर लिखना चाहें तो 3 से 4 पेज में आराम से कवर कर सकते हैं। ये पूरा प्रॉपर कवर होगा आर्टिकल राइटिंग में। उसके बाद में डिकीज्ड प्रॉपर्टी, एक पॉइंट उन्होंने और लिया, एक टॉपिक और लिया है डिकीज्ड प्रॉपर्टी, कि मरने के बाद में उसकी प्रॉपर्टी का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा। तो उसके डिस्ट्रीब्यूशन की जो प्रॉपर्टीज होंगी वो कौन कौन सी प्रॉपर्टीज होंगी जिनको डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो। एक तो पहले उन्होंने एक लाइन हिंदी में लिखी है कि जो प्रॉपर्टी है उसको प्रॉपर्टी वर्ड ओमिट करके प्रॉपर्टी की जगह संपदा वर्ड यूज किया गया है, संपदा को यूज करना है, ऐसा उस बिल में लिखा गया है। उसके बाद में डिकीज की जो प्रॉपर्टी है उसका डिस्ट्रीब्यूशन कौन कौन सी प्रॉपर्टी का होगा, तो मैं ये बता देती हूँ। मूवेबल प्रॉपर्टी, इमूवेबल प्रॉपर्टी, एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी, सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी, जॉइंट प्रॉपर्टी, या कोई और प्रॉपर्टी जिसमें उसे राइट मिले हैं, इंटरेस्ट मिले हैं, और इसमें एक टेंजिबल प्रॉपर्टी और इनटेंजिबल प्रॉपर्टी और है जो आएगी, ठीक है। ये हैं इतनी प्रॉपर्टीज, मूवेबल प्रॉपर्टी, इमूवेबल प्रॉपर्टी, एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी, सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी, जॉइंट प्रॉपर्टी, और या तो उसे कहीं और से राइट्स मिले हैं, डिराइव्ड हुए हैं, या टेंजिबल प्रॉपर्टी, इनटेंजिबल प्रॉपर्टी। ये सारी जितनी भी प्रॉपर्टीज हैं इनको लेकर के डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में बात की गई है कि ये सारी डिकीज की प्रॉपर्टी जो है वो डिस्ट्रीब्यूट की जाएंगी। ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। ये सारी चीज़ें इस बिल के अंदर पेश की गई हैं, लिखी गई हैं। ये मैंने आपको पूरी रिसर्च करके और ये सारे जो हैं पॉइंट्स बताए हैं, आप इसको इन डिटेल फॉर्म में लिख सकते हैं। इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। आपको लॉ के साथ साथ बहुत सारी चीज़ें वो पता होनी चाहिए जो करंट में चल रही हैं। करंट लीगल भी जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हम सिर्फ लॉ पे रिलाई नहीं कर सकते, क्योंकि हमें अगर जुडिशरी क्रैक करनी है तो हमें हर एक चीज़, जैसे सुप्रीम कोर्ट का कोई लीडिंग केस लॉ आया है तो उस पर भी डिस्कस करेंगे। हम आगे जो वीडियोस बनाएंगे, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं इन चीज़ों के लिए अपडेटेड रहने के लिए। हम आगे की जो वीडियोस बनाएंगे उसमें जैसे सुप्रीम कोर्ट के कोई लीडिंग केस लॉज हैं उनको लेकर के डिस्कस करेंगे कि ये केस लॉ है, इसके अंदर ऐसा हुआ है और इसके अंदर ये हेल्ड किया गया है और इसके अंदर ये चीज़ बोली गई है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको इससे लीगल नॉलेज मिलेगी। आप अपनी जुडिशरी एग्जाम में अगर कुछ टॉपिक आता है उसमें इजीली लिख पाएंगे। और आपको अगर कोई थर्ड पर्सन पूछता है जो कि लीगल बैकग्राउंड से नहीं है, और वो अगर आपके सामने पूछता है कि आप लीगल बैकग्राउंड से हैं या आप प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो आपको लीगल नॉलेज होना चाहिए। तो आप इसके बारे में बताइए ज़रा। तो अगर वो ज़रा सा पूछता है तो आप उसे इन डिटेल पूरी चीज़ें बता दें कि हाँ इसका मतलब ये है और इसके अंदर ये चीज़ें हेल्ड की गई हैं। तो ऐसे टॉपिक्स भी आपको पता होने चाहिए और आपको पूरे टॉपिक्स देखने चाहिए, क्योंकि इससे आपकी नॉलेज बढ़ेगी, इंक्रीज़ होगी। और अगर आपकी नॉलेज इंक्रीज़ होगी तो आप ईज़िली
अगर 4 लोगों के सामने बैठे हैं तो उन चीज़ों का आंसर दे पाएंगे, या आपको ही इन चीज़ों में हेल्प करेगा। इसके अलावा हम इसके पहले वाली वीडियोस में मैंने मेंस की आंसर राइटिंग प्रैक्टिस को लेकर के चीज़ें डाली हैं। आज मैंने कुछ अलग हटके सोचा था, तो मैंने आज ये लीगल टॉपिक डाला है पूरा का पूरा। इसमें मैं एक इम्पॉर्टेंट चीज़ आपको और बताना चाहूँगी कि लिव-इन की जो बात की गई है रिलेशनशिप को लेकर के, इसमें जो ये लॉज आए हैं, इसमें चीज़ें ये जो बताई गई हैं, ये सारी चीज़ें बताई गई हैं, ये जब सामने वाला पढ़ता है तो मतलब उनको सारी स्टडी करके ये लॉ रखा गया है कि नहीं यार इन चीज़ों में लॉ होना चाहिए। आप भी इन सब चीज़ों में कमेंट करके बता सकते हैं कि और इन चीज़ों को लेकर के क्या क्या इम्प्लीमेंटेशन हो सकते हैं, या हम और क्या क्या चीज़ें इसके अंदर कर सकते हैं। ठीक है, तो ऐसी ही वीडियोस के लिए कुछ आज लीगल टॉपिक से अलग हटके मेरी ये वीडियोस थी, करंट लीगल जो चल रहा है उनको लेके वीडियोस थी। इन्हीं सारी चीज़ों के अपडेटेड रहने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और हमारे चैनल पर बने रह सकते हैं। थैंक यू सो मच।